अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम एचआरएम के चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारे पास है चैप्टर नंबर 8, ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग एम्प्लॉयज़। इसका मतलब ये है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ की कैसे ट्रेनिंग कर सकते हैं, उनको कैसे डेवलप कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या स्टेप्स जो हैं वो उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्या स्टेप्स हैं जिनको अडॉप्ट करना चाहिए, तभी हम जो है एक अच्छा जो है वो एम्प्लॉय ले सकते हैं। अब उसके लिए सबसे पहले हमें क्या होता है, हमें सबसे पहले अगर हम किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं या कहीं भी लेते हैं, सबसे पहले एक डे होता है ओरिएंटेशन डे, जिसमें हमें ये बताया जाता है कि आपने कैसे काम करना है तो कैसे काम नहीं करना है। तो अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है टॉपिक में कि ओरिएंटेशन हेल्प न्यू एम्प्लॉयज़। अभी जैसे मैंने बात की कि ओरिएंटेशन जो है वो हेल्प करती है न्यू एम्प्लॉयज़ की। वो कैसे हेल्प करती है, मतलब मेक द न्यू एम्प्लॉय फील वेलकम, यानी उन्हें कैसा फील देती है, वेलकम फील देती है, एट ईज और ईजी। इट मीन्स दैट कि उनको घर वाली फीलिंग आए, वैसी फील उनको प्रोवाइड करती है कि उनके लिए कंफर्ट जोन है, ये इस तरह का उनको जोन प्रोवाइड करती है। एंड ईज यानी कि उनको काम जो बताया जा रहा है वो बहुत इजी है, जिसको वो इजीली टीम बेस पे या फिर अपने पार्ट ऑफ अ बिहाफ काम कर सकते हैं। न्यू एम्प्लॉयमेंट के लिए सबसे ज़्यादा यही होती है कि उसको कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है और ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है कि उसके लिए वो घर जैसी फीलिंग आए। अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद फिर क्या होता है, हमें ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। किस बेस के ऊपर अंडरस्टैंड करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन को, उसकी पास्ट बेस के ऊपर कि ऑर्गेनाइजेशन की बेसिस कैसी थी, उसकी प्रेजेंट बेस के ऊपर कि अब वो कैसी है, उसका कल्चर क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, उसकी स्ट्रेटजी, उसका जो है कल्चर क्या है, उसकी स्ट्रेटजीज़ क्या है, उसके मिशन विजन क्या है, वो हम हर चीज़ को फोकस करते हैं। मिशन क्या है, विजन क्या है, तब हम जाके एक ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तब हम इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान सकते हैं। पूरी उसकी ब्रॉड सेंस बेस है, जब तक हम उसका एनालाइज नहीं कर सकते। नंबर नेक्स्ट वो कहते हैं नाउ व्हाट इज एक्सपेक्टेड इन वर्क एंड बिहेवियर, कि वो कहते हैं कि हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी नया पर्सन है उसके पास एक पूरी बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि अगर वो वर्क कर रहा है तो उसको इससे क्या बेनिफिट होगा, उसको कैसा वर्क बिहेवियर एक्सपेक्टेशन है उसकी कि ये पर्सन हम कैसा वर्क करे ताकि हमारी जो है ऑर्गेनाइजेशन है उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो। तो कैसे हमें होना चाहिए, हमें जानना चाहिए कि हमें कैसा वर्क देना, एक्सपेक्टेड इन वर्क, कि हमें वर्क में कैसा होना है और अपने बिहेवियर में इस ऑर्गेनाइजेशन में कैसा होना है। द बीइंग द सोशलाइजेशन प्रोसेस, और उसके बाद जो है हमें सोशलाइजेशन प्रोसेस को देना चाहिए, ये जानना चाहिए कि फर्म कल्चर क्या है, उसका वे ऑफ डूइंग थिंग्स क्या है, कैसे काम करती है वो फर्म, तभी जाके हम उसके सोशलाइजेशन प्रोसेस को समझ सकते हैं। नेक्स्ट वो हमें क्या कहता है, ओरिएंटेशन प्रोसेस, कि एक ओरिएंटेशन का प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, एक फर्स्ट डे है। फर्स्ट डे पे जब बंदा जाता है, जब एम्प्लॉय जाता है तो एक वेलकमिंग नोट उसको दिया जाता है, एक ओरिएंटेशन शेड्यूल दिया जाता है, उसको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं फर्स्ट डे के अंदर। नेक्स्टली उसको ये बताया जाता है कि उसके कोलीग्स कौन से, उनसे मिलवाया जाता है, नए एम्प्लॉयज़ के बारे में बताया जाता है। एंड नेक्स्ट डे सब्सिक्वेंटली जब नेक्स्ट डे आता है तो उसको उसके डिपार्टमेंट के कोलीग्स से मिलवाया जाता है। इस तरह ही 2 to 3 वीक्स ऐसे आइडेंटिफिकेशंस में गुजर जाते हैं। तो ये हमारे पास होता है एक तरीके से फर्स्ट पार्ट ऑफ ओरिएंटेशन, जो एक वर्किंग आवर्स और वर्किंग बेनिफिट के लिए होता है। हमें जानना चाहिए नाउ हाउ अबाउट वर्क एंड ऑर्गेनाइजेशन के हमें कैसे काम करना है। तो ये किस लिए होता है ऑर्गेनाइजेशन, ये होता है एम्प्लॉय बेनिफिट इन्फॉर्मेशन के, एम्प्लॉय को बेनिफिट होगा इन्फॉर्मेशन के जब वो जानेगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। मतलब पर्सनल पॉलिसीज़, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ की आपस में पॉलिसीज़ हैं, किसको किस तरह से वे से रहना है, क्या उनकी वायोलेशन हो सकती है किस रूल के साथ, तो वो क्या है हमारे पास पर्सनल पॉलिसीज़ हैं, उनको हमें जानना होता है। एंड देन उसके बाद कहते हैं डेली रूटीन, डेली रूटीन को समझना होता है। वही मैंने आपसे बात की कि डेली रूटीन में हमें ये पता लगेगा, हम जब अपने कोलीग्स से मिलेंगे तो हमें पता लगेगा कि वर्किंग आवर्स क्या हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरह से हमें किस वर्क प्लेस पे हमें काम करना है, हमारे कोलीग्स किन किन चीज़ों से फेमिलियर है और हमें किन चीज़ों से फेमिलियर होना है, हमें अपने वर्क के ऊपर कैसे फोकस करना है, कौन सी बेसिक्स हैं, कौन से हैंड नोट्स हैं जिनको हमें रीड कर कर हमें ये समझना है कि हमारी डेली रूटीन यहाँ पर क्या होगी। हमें जॉब डिस्क्रिप्शन से पता चलेगा कि हमें क्या काम करना है और हमें क्या काम प्रोवाइड किया जा रहा है, ये हमारी क्या होगी, डेली रूटीन होगी। एंड देन कंपनी ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशन, के कंपनी, वही बात कि कंपनी जो है वो कैसे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वर्क कर रही है, एंड ऑपरेशन उसके क्या क्या ऑपरेशन है, वो क्या क्या काम परफॉर्म कर रही है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा ओरिएंटेशन में, हमें पता लग जाएगा एम्प्लॉय ओरिएंटेशन में।
एंड वो कहते हैं सेफ्टी मेजर एंड रेगुलेशन। अब वो कहते हैं सेफ्टी मेजर्स भी पता लगती हैं और हमें रूल्स एंड रेगुलेशन भी पता लगते हैं। वो किस तरह से पता लगते हैं, अगर कोई भी न्यूक्लियर कंपनी है, यानी जहाँ पे अगर आप ले लें कहीं पे एटम बॉम्ब बन रहा है, या फिर कहीं पे जो है क्या नाम है न्यूक्लियर चीज़ें बन रही हैं, कहीं पे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, तो वह क्या आपको सेफ्टी प्रिकॉशंस मेजर्स पता लगेंगी क्या क्या सेफ्टी है। अगर आप देखें अपने नॉर्मल डेज में, तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा वेल्डिंग वाले आते हैं तो वो ग्लासेस पहन कर रखते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो उनके लिए सेफ्टी मेजर्स हैं। कहीं पे केमिकल्स का काम हो रहा है तो वो उनको केमिकल फ्री सूट देते हैं कि वो सूट्स पहने ताकि उनके साथ केमिकल जो है अट्रैक्ट ना करे पर्सन के साथ। ये हमारे पास क्या होता है, सेफ्टी मेजर्स होती हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कि इन चीज़ों को आपने टच करना है, इन चीज़ों को आपने टच नहीं करना, ये आपके अंडर में है, आप इनसे काम कर सकते हैं, इनसे काम नहीं कर सकते। दैट्स द रूल्स एंड रेगुलेशन। सुपरवाइजर जो होता है वो आपके ऊपर नज़र रखे होता है कि आप कौन से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बेटर ये होता है कि आप अपने काम जो है वो खुद करें। नेक्स्ट वो कहता है फैसिलिटेट्स टूर्स। अब वो टूर्स की बात कैसे करें, फैसिलिटेट टूर्स की, वो कहते हैं कि आप जो है अपने काम ऐसे करें जो काम आपने खुद करने हैं वो अपने हाथों से करें सारे काम। अब वो कहते हैं डू टास्क बाय हैंड, अपने हाथों से सारे आप काम करें। मीट विद न्यू कलीग्स, नए नए कोलीग से मिलें ताकि आपको ये पता चले कि कैसे काम करना है, कैसी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाएंगी वहाँ पर जब आप न्यू होंगे, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, वो कौन कौन सी फैसिलिटीज़ होंगी आपको। कहते हैं जैसे कि कोई भी नया एम्प्लॉय है उसको स्पेशल फील करवाया जाता है, उसको प्राउड करवाया जाता है कि उसने अपना जो वर्क किया है वो बहुत अच्छा किया। इस बेस पे भी आप किसी को अप्रिशिएट कर सकते हैं ओरिएंटेशन प्रोसेस में। नेक्स्ट जो है वो आपसे क्या कहता है जी, वो कहता है ट्रेनिंग प्रोसेस क्या होती है। अगर हम ये देखें, एक एम्प्लॉय है, उसने सारा कुछ ओरिएंटेशन डे के ऊपर एक नोटबुक ली, उसके अंदर नोट कर लिया, हैंड रिटन बेसिस पे कर लिया, तो अब वो ट्रेनिंग कैसी हुई उसकी। वो कहते हैं ट्रेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग अ न्यू एम्प्लॉयज अ बेसिक स्किल। क्या होता है, एक नया एम्प्लॉय है उसको क्या बताए जाते हैं, बेसिक स्किल्स बताई जाती हैं उसकी जॉब से रिलेटेड, जो वो जॉब उसने परफॉर्म करनी है। मुझे कहता है हॉलमार्क्स ऑफ अ गुड मैनेजमेंट। हॉलमार्क्स की जो है बहुत सी थ्योरीज हैं जिसने जो है गुड मैनेजमेंट के बारे में बताया, हॉलमार्क्स की थ्योरी भी है। एंड देन वो कहते हैं रिड्यूस एम्प्लॉयर्स एक्सप्लॉयर टू नेग्लिजेंट ट्रेनिंग लायबिलिटी। अब वो कहता है हमें क्या करना होता है, हमें रिड्यूस करना होता है एक एम्प्लॉय को कि वो अगर काम करने के लिए आया उसको ये फील ना हो कि जो हम उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं ऐसा तो नहीं कि हम उसको निकाल देंगे। वो कहता है नेग्लिजेंट ट्रेनिंग क्या होती है। वो कहता है अ सिचुएशन वेयर एन एम्प्लॉयर फेल टू ट्रेन एक्यूरेटली एंड द एम्प्लॉय सब्सिक्वेंटली हार्म अ थर्ड पार्टी। अब वो कहता है एक एम्प्लॉय को ऐसी ट्रेनिंग नहीं देनी चाहिए कि वो जो है फेल हो जाए अपनी ट्रेनिंग में और वो थर्ड पार्टी किसी और दूसरे के लिए हार्मफुल हो, तो उसको ट्रेनिंग अच्छी देनी चाहिए, ऐसे एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देनी चाहिए। कहता है उसको क्लियर होना चाहिए कि उस एम्प्लॉय को कि उसने क्या काम करना है, कैसे काम करना है। ऐसा ना हो कि उसको उसका गोल ही क्लियर ना हो और उसकी ट्रेनिंग जो है वो सारी की सारी फेल हो जाए और वो हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो। इस तरह हमें जो है ट्रेनिंग उसकी परफेक्ट देनी चाहिए। हमारे पास क्या ट्रेनिंग की बेसिस है, परफॉर्म देयर जॉब, जो उसने जॉब परफॉर्म करनी है उससे रिलेटेड हमें उसको ट्रेनिंग देनी चाहिए। वो कहते हैं स्ट्रेटजीज क्या है, फिर ट्रेनिंग स्ट्रेटजी कॉन्टेक्स्ट क्या है। वो कहते हैं द एम ऑफ अ फर्म्स ट्रेनिंग प्रोग्राम मस्ट मेक सेंस इन टर्म ऑफ अ कंपनी स्ट्रेटेजिक गोल। वो एक बात की कंपनी के गोल्स के अकॉर्डिंग जो है उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए पर्सन को according to company strategic goals. And another training fosters employee learning which result in enhanced organizational performance. इससे क्या होती है, जगह ट्रेनिंग अच्छी होगी तो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस क्या होगी, इन्हांस होगी, बढ़ेगी। अब हमने इसमें स्ट्रेटजीज में क्या पढ़ा कि कंपनीज के गोल्स के अकॉर्डिंग उसको एक तो समझाना चाहिए, नेक्स्ट सेकंड क्या होना चाहिए, ऐसी जो है उसकी ट्रेनिंग करनी चाहिए जिससे जो है कंपनी की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो। हमें इन दो बेसिस पे कॉन्टेक्स्ट करना चाहिए। अब कहते हैं स्टेप्स ऑफ ट्रेनिंग प्रोसेस। अगर हम स्टेप्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर उसने हमें जो है 4 स्टेप को हमें डिस्कस किया है, बट अगर हम आजकल के वेज में देखें तो हमारे पास तकरीबन कितने स्टेप्स को डिस्कस किया जाता है, आजकल के वेज में हमारे पास 5 स्टेप्स को डिस्कस किया जाता है। नंबर 1 हमारे पास 4 स्टेप्स जो उसने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। नंबर 1 हमारे पास क्या है, नीड एनालिसिस, जिसमें हमें नीड एनालिसिस को हम ये देखेंगे कि हमें किस चीज़ की जरूरत होती है, यानी हम एनालाइज करते हैं इसमें कि ट्रेनिंग में किस चीज़ की उसको नीड है, उसको किस चीज़ की नीड है जिसको हमें उसको ट्रेनिंग देनी है, वो हमें उसको ट्रेनिंग देनी होती है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एनालाइज करना होता है नीड को। नंबर 2 हमें क्या करना होता है, इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइंस। अब यानी कि वो कहता है अगर हमने किसी भी चीज़ में किसी को ट्रेनिंग दे रहे हैं ओवरऑल प्रोग्राम को, तो उसको ऐसे डिज़ाइन में इंस्ट्रक्ट किया जाए कि उस तक बात पहुंच जाए। मतलब जैसे कि हम ये कहते हैं कि फर्स्ट स्टेप पे आपने ये करना है, सेकंड पे आपने ये करना है, थर्ड पे आपने ये करना है, तो वो क्या कर रहे हैं, हमने एक डिज़ाइन बना लिया।
हमने ये डिज़ाइन बना लिया, जब वो इस स्टेप पे पहुंचेगा तो उसको उसके बाद ये स्टेप करना है। हमने डिज़ाइन बना के उस पर्सन को दे दिया, अब उस पर्सन के माइंड में ये बात बैठ गई, जब मैं ये काम कर लूँगा तो नेक्स्ट मुझे ये काम करना है, तो वो इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन हो गया। नेक्स्ट वो क्या कहता है, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। आप क्या होता है, आप प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करती हैं। नेक्स्ट उसके बाद फिर क्या होता है, एंड देन इवेल्युएट करते हैं। हमने ये बात पर हर जगह पढ़ी है कि हम किसी भी चीज़ को इवेल्युएट करते हैं, और लेकिन हमने एक चीज़ यहाँ पे भी बात की कि 5 स्टेप्स को डिस्कस किया जाता है। वो 5 स्टेप्स कहाँ पे आते हैं, सबसे पहले हम नीड को कर लेते हैं एनालाइज, फिर हम इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन कर देते हैं, एंड थर्ड हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर करते हैं डेवलप। हम क्या करते हैं, डेवलप करते हैं किसी भी चीज़ को। अब यहाँ पे हम डेवलप करते हैं, एक कोर्स को पूरा क्रिएट करते हैं, जिससे हम ये देखते हैं कि इस ट्रेनिंग मटेरियल क्या है। जब हम डेवलप कर लेते हैं चीज़ को, फिर जाकर हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं कि ये इम्प्लीमेंट के काबिल है। एक्चुअल ट्रेनिंग ये थी, अब ये हमारे जो है ऑन द जॉब हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, या ऑनलाइन ट्रेनिंग से हम मेथड से इसको सीख कर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड देन इवेल्युएट, और फिर हम उसको इवेल्युएट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वो कहता है, हमने सारी चीज़ें देख ली, ट्रेनिंग को भी हमने अभी डिस्कस किया। अब वो क्या बात कर रहे हो, कहते हैं लर्निंग एंड मोटिवेशन कहाँ से आता है, कहता है मेक अ लर्निंग मीनिंगफुल। और कहता है आपको क्या करनी है, लर्निंग जो है वो मीनिंगफुल बनानी है। और वो कैसे मीनिंगफुल लर्निंग बनेगी, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको चाहिए कि आपने जो भी चीज़ की है, स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रेनिंग को जब हम, तो हमें जो है बर्ड आई व्यू, यानी जैसे कि वो कहते हैं ना, एक परिंदा होता है वो नज़र रखकर बैठा होता है कौन सी चीज़ कैसे जा रही है कैसे नहीं जा रही। कई बार आपने बहुत सारी वीडियोज़ देखी होंगी, आपने देखा होगा कि कोई एक डॉग है, उसके आगे 3 ग्लासेस रख देते हैं आप लोग, और उस ग्लास के अंदर बॉल डाल देते हैं, और उसके बाद ग्लास को जो है आप मूव कर रहे होते हैं, तीनों ग्लासेस को आपने मूव किया, बट क्या होता है, वो जो डॉग है उसकी नज़र उस ग्लास के ऊपर ही है, और वो क्या होता है, जब आप आगे पीछे मूव कर लेते हैं वो पिक करता है एग्जैक्टली सही ग्लास जिसमें बॉल होती है। अब वो क्या है, वो कहते हैं प्रोवाइड अ बर्ड्स आई व्यू। तो हमें ऐसा जो है आई व्यू रखना चाहिए उस ट्रेनिंग के ऊपर, ताकि जो है हम अपनी ट्रेनिंग को अच्छे से समझ सकें और अच्छे से उस बात को अंडरस्टैंड कर सकें जो हमारी जॉब से रिलेटेड हमें प्रोवाइड की जाती है। इस एग्जाम्पल से हमें बात जो है वो क्लियर हो जाती है कि वो क्या कहना चाह रहा है। लेकिन हम यहाँ पर वो एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं, वो कहता है प्रोवाइड अ बर्ड्स आई व्यू। इसका मतलब ये होता है किसी भी चीज़ पर उकाब की, चीर की नज़र रखना, ऐसे रखना कि जो काम हो रहा है वो कैसे हो रहा है। जैसे उस मैंने डॉग की आपको एग्जांपल दी, तो उसने एक ऐसी आई अपनी रखी उस बात के ऊपर, ऐसी नज़र रखी कि कैसे काम हो रहा है, तो वो समझ गया कि ये कैसे कैसे उसने मूव किया है। इसी तरह हमें भी चाहिए, जब हमें ट्रेनिंग मिले तो हम उस बात को अच्छे से या तो नोट डाउन कर लें या अपने जहन में बिठा लें कि किस तरह से हमें बात को बताया गया, ताकि कोई भी हमारे पास ऐसी कोई भी वही कहता होगा तो यूज़ अ वैरायटी ऑफ फेमिलियर एग्जाम्पल, ऐसी कोई एग्जाम्पल आ जाए तो हम उसके अंदर इस बात से फेमिलियर हों। और ऐसे ही चाहिए ट्रेनिंग के अंदर जो हमें ट्रेनिंग दे रहा है वो ऐसी फेमिलियर एग्जाम्पल से जो कि अपने कंपनीज में होती रहती हैं, ताकि जब नेक्स्ट टाइम किसी भी पर्सन के सामने, ट्रेनिंग के सामने सिचुएशन आए तो वो सिचुएशन से फेमिलियर हो। कहते हैं ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन सो यू कैन प्रेजेंट इट लॉजिकली एंड मीनिंगफुल यूनिट्स। आपको ऑर्गेनाइज करनी चाहिए अपनी इंफॉर्मेशन को, ताकि आप उसको जो है लॉजिकली और मीनिंगफुल वे में समझ सकें। यूज टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट दैट आर ऑलरेडी फेमिलियर टू ट्रेनीज। कहते हैं ऐसे कॉन्सेप्ट और जो है वो टर्म्स को यूज़ करना चाहिए जो आप ऑलरेडी अपने ट्रेनीज जो हैं वो फेमिलियर हो। मतलब कैसे है कि अभी मैंने आपको बताया कि ऐसे ऐसे काम उनसे प्रोवाइड किए जाएँ, ऐसे ऐसे टास्क उन्हें दिए जाएं कि वो ऑर्गेनाइजेशन में भी वही काम हो जो उनको रियल जॉब के अंदर काम करने हैं। यूज़ एज मैनी विजुअल एड एज पॉसिबल, क्रिएट आ परसीव ट्रेनिंग नीड इन ट्रेनीज माइंड। जो कि ट्रेनीज को अपने माइंड के अंदर ज़रूरत है उनको वो प्रोवाइड किए जाए, जिसे अभी हमने बात की नीड की, हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट कहता है मेक स्किल ट्रांसफर ईज। मतलब स्किल्स में अगर हम बात करें सिंपल वर्ड से पता चला है कि ऐसी स्किल्स बनानी चाहिए जो कि आप एक ट्रांसफ़र जो है वो इजीली ट्रांसफ़र हो सकें उसके बंदे के माइंड में। कहता है मैक्सिमाइज द सिमिलरिटी बिटवीन द ट्रेनिंग सिचुएशन एंड अ वर्किंग सिचुएशन। यही बात कर रहा है वो कि वही सिचुएशन ट्रेनिंग में भी होनी चाहिए जो वर्किंग सिचुएशन में हो, मतलब प्रैक्टिकल वे में हो। प्रोवाइड जो है एक्यूरेट, आपको जो है प्रैक्टिस प्रोवाइड करनी चाहिए। लेबल और आइडेंटिफाई ईच फीचर ऑफ द मशीन एंड और स्टेप इन अ प्रोसेस। वही लेबलिंग आइडेंटिफाई होना चाहिए कि ये काम कैसे करेगा वो आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट द ट्रेनीज अटेंशन टू इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द जॉब। अब ट्रेनिंग की अटेंशन किस तरफ होनी चाहिए, एस्पेक्ट्स ऑफ द जॉब। इंपॉर्टेंट क्या है, जो उनकी जॉब है उससे रिलेटेड उसको जो है वो चीज़ें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, उसका अटेंशन जो है वो उसके जॉब को रख कर प्रोवाइड किया जाए उसके सामने। मतलब प्रोवाइड हेड्स अप
preparatory information that lets trainees know what might happen back on the job, के पीछे क्या काम उसने करना है, उस काम को लेकर उसको ट्रेनिंग दी जाए। अब हमारे पास कैसे कैसी ट्रेनिंग्स होती हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर उसने एक जनरल ट्रेनिंग को हमें डिस्कस किया, उसने जनरल बात की हमसे। उसने कहा री इनफोर्स द लर्निंग, ट्रेनीज लर्न बेस्ट when the trainers immediately reinforce correct response frames with a quickly well done। अब वो कहते हैं reinforce का क्या मतलब होता है। एक एग्जांपल लेते हैं हम reinforcement की, तो वो reinforcement की एग्जांपल ये है, एक पर्सन है वो कोई काम कर रहा है, अगर उसका बिहेवियर अच्छा होगा, उसके बिहेवियर को हम ना शेप कर सकते हैं पनिश कर कर, या फिर उसको वेल डन, जैसे यहाँ पर उसने बात किया कि उसको वेल डन करेक्ट कर कर उसको बताया जा सकता है कि यू डिड वेल, कि तुमने जो है अच्छा किया था या तुमने अच्छा नहीं किया था, वो उसको बताया जा सकता है री-इन्फोर्समेंट वे से। तो हमें इस चीज़ को लर्न करना चाहिए। नेक्स्ट वो हमें क्या कहता है, दिस शेड्यूल इज़ इम्पॉर्टेंट, द लर्निंग कर्व गोज डाउन लेट इन द डे सो दैट full day training is not as effective as half the day or 3/4 of the day। वो कहते हैं शेड्यूल इम्पोर्टेंट है कि आपने जो है कि कैसे ट्रेनिंग करनी है, कि फुल डे करनी है। वो कहते हैं इज़ नॉट एज इफेक्टिव, कहते फुल डे ट्रेनिंग इज़ नॉट एज इफेक्टिव एज हाफ द डे और 3/4 ऑफ द डे। तो ये आपको बात समझ में आ गई कि शेड्यूल जो है वो हमारे पास इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ के लिए। अगर हमारे पास शेड्यूल नहीं होगा तो हम कैसे जो है वो जान सकेंगे कि हमें कैसे काम करना है, कैसे काम नहीं करना है। तो ये हमें किस चीज़ में सिखाया जाता है, ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। नहीं, वो कहता है एनालाइज ट्रेनिंग नीड्स। सबसे पहले हमने जो अभी पीछे स्टेप्स की बात की थी, हमने उसमें पढ़ा था एनालाइज ट्रेनिंग नीड्स। वो क्या होता है, कहता है जो ट्रेनिंग नीड एनालाइज करते हैं हम इससे, जिसमें हमें ये पता लगता है कि स्ट्रेटजीज हमें लॉन्ग टर्म बनानी है या फिर करंट ट्रेनिंग नीड्स के मुताबिक बनानी है, ये शॉर्ट टर्म बनानी है, कैसे बनानी है हमें स्ट्रैटेजीज। सबसे पहले वो बात करता है टास्क एनालिसिस की, और नेक्स्ट वो बात करता है परफॉर्मेंस एनालिसिस। टास्क एनालिसिस जो होती है ये क्या होता है, आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक स्किल्स रिक्वायर्ड, कि हमें जो है टास्क के अंदर हमें ये देखना होता है, आइडेंटिफाई करनी होती है स्पेसिफिक स्किल्स के लिए। वो कहते हैं असेसिंग अ न्यू एम्प्लॉयज ट्रेनिंग नीड। अब इसके लिए क्या होता है, टास्क के लिए कोई भी नया टास्क आया, कोई भी नई चीज़ आई है, जो पुराने लोग हैं उनको कई सम टाइम ऐसा होता है नहीं पता होता, तो हमें स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करनी होती है क्या वो स्किल्स वो नीड उस पर्सन में है। अगर नहीं है तो हमें नए एम्प्लॉयज़ लाने होंगे और उनकी ट्रेनिंग की उनको ज़रूरत होगी। अब वो कहता है परफॉर्मेंस एनालिसिस। अब परफॉर्मेंस एनालिसिस किसकी की जाती है, तो परफॉर्मेंस एनालिसिस जो होती है वो उसकी की जाती है जो थ्रू ट्रेनिंग और थ्रू सम ऑफ अदर मीन्स आर ट्रांसफरिंग द एम्प्लॉयज़, यानी कि वो एम्प्लॉयज़ की जाती है, उन एम्प्लॉयज़ की जाती है जो करंटली वर्क कर रहे होते हैं। अब टास्क एनालिसिस हमने किसका किया, न्यू एम्प्लॉयज़ के जो नए आए हैं, और जो परफॉर्मेंस एनालिसिस है वो हम किसकी कर रहे हैं, करंट एम्प्लॉयज़ की कर रहे हैं। मेन पॉइंट इसके अंदर यही है कि वो हम किसकी कर रहे हैं, हम इधर परफॉर्मेंस किसकी करते हैं, हम अपने करंट एम्प्लॉयज़ की करते हैं, और टास्क हम किसका करते हैं, न्यू एम्प्लॉयज़ का करते हैं। अब जैसे कोई भी पर्सन है आपकी कंपनी के अंदर काम कर रहा है और आपने उसे कहा है कि आपने पर वीक नए कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर आने हैं, बिकॉज यू नो वेल कि वो पहले भी कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ला चुका है और उसके पास एक्सपीरियंस है, तो आप करंट एम्प्लॉयज़ की अच्छे से उसकी ट्रेनिंग कर कर उसकी करंट परफॉर्मेंस को आप मेजर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है परफॉर्मेंस एनालिसिस। क्या हमारे पास परफॉर्मेंस एनालिसिस करने के लिए कौन कौन से मेथड को यूज़ किया जाता है, द मेथड फॉर आइडेंटिफाई और ट्रेनिंग नीड्स, कि हमारे पास कौन कौन से मेथड को हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल्स, यानी परफॉर्म करते हैं उनको गिफ्ट वगैरह देते हैं। जॉब रिलेटेड परफॉर्मेंस डाटा, हमें जो है ये सबसे पहले जॉब रिलेटेड परफॉर्मेंस डाटा को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद फिर हमें जो है जो जॉब के लिए जो हम आइडेंटिफाई करते हैं रिलेटेड डाटा को, जैसे कि हम ये देखते हैं कि उसके इंक्लूडिंग जिसमें हमारे पास मौजूद होता है प्रोडक्टिविटी क्या है, एब्सेंटीज़म क्या है, उसका जो है किसी भी पर्सन का लेट डिलीवरीनेस क्या है, रिपेयर क्या है, उसके कस्टमर कंप्लेंट्स क्या है कस्टमर की, वो हम उसके बारे में जॉब रिलेटेड परफॉर्मेंस डाटा हम ये उठाते हैं उसके अंदर। फिर हम करते हैं ऑब्जर्वेशंस बाय अ सुपरवाइज़र, किसके ज़रिए ऑब्जर्वेशन होती हैं, हमारी सुपरवाइज़र के ज़रिए, वो हम ऑब्जर्वेशन देखते हैं सुपरवाइज़र के ज़रिए या फिर किसी भी अदर स्पेशलिस्ट के ज़रिए देखते हैं। इंटरव्यू, नेक्स्ट में हमारे पास क्या आ रहा है, इंटरव्यू। इंटरव्यू हमारे पास क्या होता है, इंटरव्यूज़ जो होते हैं वो हम लेते हैं विद द एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय है उसके ऑन हिज और हर सुपरवाइज़र, उसके सुपरवाइज़र के या फिर लेते हैं कि ये कैसा था कैसा नहीं था, उससे पहचान लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है जी टेस्ट।
वो कहता है टेस्ट क्या होता है। टेस्ट से जो होता है वो हमें पता लग जाता है कि जो है किसी भी पर्सन के पास जॉब के बारे में कितनी नॉलेज है, उसकी क्या स्किल्स है, उसकी क्या अटेंडेंस रही, जिससे पता लगेगा कि उसने कितना सीखा। एंड वो कहता है एटीट्यूड सर्वे हमें पता लगेगा। एंड देन इंडिविजुअल एम्प्लॉय डेली डायरी, उसकी डेली डायरी एम्प्लॉयज़ की पता लगेगी कि उसने कितना नोट किया, कितना वर्क किया, कितना नहीं किया। एंड असेसमेंट सेंटर रिजल्ट मेन चीज़। एंड स्पेशल परफॉर्मेंस गैप। अब वो कहते हैं स्पेशलाइज्ड जो होता है वो क्या होता है, सॉफ्टवेयर जो होता है वो हमारे किस लिए होता है, ये जो होता है एनालाइज करता है सॉफ्टवेयर कि हमारे पास स्पेशल परफॉर्मेंस का गैप कितना रहा वो। एंड देन यहाँ पे एक मेन चीज़ उसने आपके सामने मेंशन किया है, कांट डू एंड वुड नॉट डू। कांट डू का मतलब कहते हैं हम क्या कर सकते हैं एंड क्या नहीं कर सकते हैं। जब हमारी परफॉर्मेंस को एनालाइज होती है तो हमें सबसे पहले डिटरमाइन करना चाहिए, क्या चीज़ डिटरमाइन करना चाहिए, कांट डू प्रॉब्लम्स, कि हमें वो काम जो है बार बार वो प्रॉब्लम्स नहीं करने चाहिए, हमें अपनी चीज़ों को अच्छे से समझ लेना चाहिए। एंड देन जाकर हमें अपने काम को परफॉर्म करना चाहिए। अब जैसे कि हमारे पास कांट डू की अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो वो कहता है कि एक एम्प्लॉय है, वो आपने उसको हायर कर लिया, उसके पास बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल है, उसे स्टैंडर्ड नहीं पता कि किस काम के मुताबिक काम करना है, क्या क्या काम करना है, उसके पास लैक ऑफ टूल्स हैं, लैक ऑफ सप्लाईज हैं, उसके पास जॉब की जो है उसको पास नॉलेज नहीं है, आपने उस पर्सन को हायर करिए, उसके पास वो रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं है, तो आपकी पूरी ट्रेनिंग देने का उसको कोई फ़ायदा नहीं है। अब नेक्स्ट हमारे पास वो एक वर्ड आता है वुड नॉट डू। हमें क्या चीज़ जो है ऐसे वुड नॉट डू प्रॉब्लम हमें क्या कहती है कि एक एम्प्लॉय है, वो गुड जॉब है, वो अच्छा काम कर रहा है और वो काम करना भी चाहता है, बट वो ट्रेनिंग उसको सही से प्रोवाइड नहीं की जा रही, तो भी प्रॉब्लम है कि वो काम अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। तो हमें इन दोनों प्रॉब्लम से बचना चाहिए, हमें इन दोनों प्रॉब्लम से बचेंगे तब जाके हम अपनी हमारी ट्रेनिंग जो है वो सक्सेसफुल होगी। अब ट्रेनिंग मेथड हमारे पास कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे वो कह रहे हैं हमारे पास बहुत सारे ट्रेनिंग मेथड होते हैं, जिसमें हमारे पास है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, हमारे पास अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होती है, इनफॉर्मल लर्निंग होती है, जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग होती है, लेक्चर्स होते हैं, प्रोग्राम लर्निंग होती है, ऑडियो विजुअल बेस्ड ट्रेनिंग होती है, ABT भी बोलते हैं इसे, विजिटेबल्स जो है वो ट्रेनिंग होती है, टेली ट्रेनिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, इलेक्ट्रॉनिक परफॉर्मेंस सपोर्ट सिस्टम EPSS होता है, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग होती है, सिमुलेटेड लर्निंग होती है, इंटरनेट बेस्ड ट्रेनिंग होती है, एंड लर्निंग पोर्टल्स होते हैं हमारे पास। था हमारा किसका, ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग एम्प्लॉयज़ का। सो जो भी पॉइंट हो जो क्लियर ना हो उसको पॉइंट को हम क्लियर करेंगे। हमसे क्वेश्चन आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि कौन सा पॉइंट है जो आप लोगों को समझ नहीं आया। सो बाकी नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा आपको क्या चीज़ समझ में नहीं है और कौन सी चीज़ जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में जो आपको क्लियर करनी है या फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ये लेक्चर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।